होगी, है ना? विजिबल है? यस सर। यस सर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था फोटो डिटेक्टर और उसके प्रिंसिपल्स की, किस तरीके से वो काम करता है। अब हम चलते हैं बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर कि डिटेक्शन होता कैसे है ना? तो मैंने लास्ट लेक्चर में कई सारे मोड्स में काम करता है, वो मोड्स आपको ऑलरेडी बता दिए थे, 3 मोड्स थे ना? उनके बेसिस पे हम लोग डिवाइस आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर डिवाइस किस मोड में काम कर सकती है। रिवर्स बायस में काम कराते हैं। अगर रिवर्स बायस में काम नहीं कराना है हमें, जीरो बायस पे काम कराते हैं तो फुल वोल्टाइक मोड होता है। और रिवर्स बायस की स्ट्रेंथ के ऊपर कि कितना रिवर्स बायस है, हम रिमेनिंग दो मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया बेसिकली कि कुल मिलाकर के हमें डिटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितना ज़्यादा डिप्लीशन लेयर हम इंक्रीज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चांसेस रहेंगे कि ज़्यादा एरिया पर फोटॉन्स पड़ें और उतने एरिया में हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एज कम्पेयर टू द लाइट, जितनी लाइट हमें पड़ रही है, जितने फोटॉन्स हमें उस लेयर पे या उस एरिया पे इंसिडेंट हो रहे हैं, उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और करस्पॉन्डिंगली उतनी ही करंट हमारी सर्किट के अंदर है। वो कि इंट्रिंसिक एब्जॉर्बर में अगर मैं देखूं, एक बिना किसी डोपिंग के हमने एक मटेरियल लिया है इंट्रिंसिक, है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो उसमें अगर मैं एक एब्जॉर्प्शन करता हूं बेसिकली, तो क्या होगा, एक अगर फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो लॉजिकली वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, है ना? तो ये आपको इस फिगर के थ्रू दिखाने की मैंने कोशिश करी है। ये आपको यहाँ देख सकते हो इस इमेज में। ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूं तो रिवर्स बायस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीएन जंक्शन पे अवेलेबल होती है ना? फॉर एग्जांपल मैं रिवर्स बायस लगाता हूं, मतलब यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइड लगाया है, नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उस पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैं ये देखता हूँ कि जो डिप्लीशन लेयर है मेरा पीएन जंक्शन के अक्रॉस, वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो विड्थ है दैट इज कंपैरेटिवली लार्जर एज कम्पेयर टू नो बायस या फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो, जब मैं फॉरवर्ड बायस लगाता था तो फर्मी लेवल इधर की तरफ शिफ्ट होता है ना? और जब रिवर्स बायस है तो फर्मी लेवल इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज डिप्लीशन लेयर इज स्लाइटली लार्जर। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डिप्लीशन लेयर में फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे, और जब वो फोटोन रिलीज करके नीचे आने की कोशिश करेंगे तो वो इस पाथ को पर हम जो डिप्लीशन लेयर हमारा क्रिएट हो चुका है दोनों साइड्स पे, है ना, वो जंक्शन के दोनों साइड पे, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उस जगह पर ही मैं फोटॉन्स को इंसर्ट करूंगा और वहीं पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को के फ्लो से ही बेसिकली मैं अपनी करंट को कैलकुलेट करूंगा, है ना? बेसिकली है क्या, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जब मैंने नेगेटिव रिवर्स बायस में अप्लाई करा फुल फील्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पर और एन साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द होल्स, है ना? तो पी के होल्स सारे इधर आ गए और एन के इलेक्ट्रॉन्स सारे पॉजिटिव चार्ज पर आ गए, है ना? और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बचे नहीं, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतने एरिया पर मैं लाइट को एमिट कर रहा हूँ, इतने एरिया पर लाइट पड़ रही है, तो जब लाइट पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। तो जितने भी फोटॉन्स के इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो सारे होल्स मेरे इधर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, तो बेसिकली इस चीज से एक करंट फ्लो होगी, और यहाँ पर सारे नेगेटिव है फील्ड, यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इधर एन साइड पर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव फील्ड है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जो ये जनरेट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है,
और एक रिवर्स लीकेज करंट अराउंड द जंक्शन ऑपोजिट साइड में फॉर्म होगा अक्रॉस द डायोड, वो चीज़ हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है। अब मैं दो डिटेक्टर्स हम लोग एक पिन फोटो डिटेक्टर, पीएन के बारे में तो हमने बता दिया, एक है पीआईएन फोटो डिटेक्टर, दूसरा है एवलांच एपीडी एवलांच फोटो डायोड। ठीक, अब पिन फोटो डिटेक्टर और एवलांच फोटो डिटेक्टर में डिफरेंस क्या है, उनके एडवांटेजेस का क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अभी जितना चीज मैंने आपको फोटो डिटेक्टर के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताई, तो अल्टीमेटली मुझे ये पता लगा कि किसी भी तरीके से मैं अपने डिप्लीशन लेयर को, डिप्लीशन रीजन को बड़ा करना चाहता हूँ, वाइडर करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर पड़ें और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करें, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो से उसके करस्पॉन्डिंग करंट मेरी जनरेट हो, सर्किट में फ्लो हो। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि P और N डायोड के बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर, इंट्रिंसिक मटेरियल, बिना किसी डोपिंग के मटेरियल, एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल मैं उन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दूं या फैब्रिकेट करूं किसी भी रीजन, या उसके आसपास में P और N जंक्शन को फॉर्म करूं, तो बेसिकली होगा क्या, वो इंट्रिंसिक लेयर बेसिकली क्या होगी, वो इंट्रिंसिक लेयर एक डिप्लीशन लेयर का काम करेगी। मतलब with this particular arrangement we can have wider depletion layer। तो अगर मैं डिप्लीशन लेयर को वाइड करना चाहता हूं, तो मैं पिन यानी P और N के बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर सेमीकंडक्टर मटेरियल की इंसर्ट करके या फैब्रिकेट करके मैं अपने डिप्लीशन लेयर को वाइडर कर सकता हूं। तो यहाँ पर देखो मैंने इस पॉइंट में लिखा भी है, इफ आई वांट टू इंक्रीज या इफ आई वांट टू मेक अ वाइडर बेसिकली डिप्लीशन लेयर, है ना, वाइडर डिप्लीशन लेयर मैं फॉर्म करना चाहता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वाइडर डिप्लीशन लेयर को मैं दिस पिन फोटो डिटेक्टर के थ्रू कर सकता हूँ। ये जो चीज़ मैंने आपको बोली अभी, बिल्कुल सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर थियोरेटिकल आप वगैरह बना करके थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ की स्टडी कर सके। ठीक, देखो ये पी मटेरियल था, है ना, और ये एन या एन प्लस बोल दिया मैंने, और यहाँ पर मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर लगा रहा हूँ। तो इस P और इंट्रिंसिक के बीच में, यानी यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से लेकर के कुछ पोर्शन यहाँ, है ना, कुछ पोर्शन के अंदर की होगा। अब मेरी जो एक्चुअल डिप्लीशन लेयर होगी दैट विल बी फ्रॉम मिड ऑफ द P टू दी ऑलमोस्ट मिड ऑफ द N। ठीक है, दिस विल बी द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ठीक, अब आपको इस डिप्लीशन रीजन में फोटॉन्स को इंसर्ट करना है, और उस फोटोन के इंसर्शन से बेसिकली ये लाइट है, मैंने डिफरेंट टाइप के एरो से दिखाई है, ठीक है, और वो लाइट एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगी अंडर द नेगेटिव या रिवर्स बायस। हमने देख रखा है कि देखो यहाँ पर ये P को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करा है, N पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा है, और उसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस मैं करंट फ्लो निकालूंगा, और वो करंट बेसिकली उस फोटोन के यानी उस लाइट के प्रोपोर्शनल में कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी में आएगी, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाया, तो अल्टीमेटली मुझे टोटल करंट उस पर्टिकुलर लाइट के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। और यही मेरा अल्टीमेटली डिटेक्शन का प्रिंसिपल रहेगा कि कितने फोटॉन्स पे मैं कितनी करंट जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर मैंने अगर मैं PIN ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की डिस्टेंस को देखूं, तो ये सपोज मैंने डिस्टेंस मेंशन करी है x, तो इस डिस्टेंस के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करने की कोशिश करी है ना। सी अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, अराउंड दिस सरफेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी किधर की तरफ, ये आपको इस फिगर के थ्रू पता लग रही है। ठीक है, द मिनिमम फील्ड इज अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी जहां पर मैं अपने डिवाइस की स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ,
और यहाँ एंड कर रहा हूँ लगभग, ठीक है। यहाँ पर मेरी मिनिमम फील्ड होगी, ठीक। अब देखो आप इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पर जीरो कैसे हुआ। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है और n टाइप पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सारे के सारे वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा रखा था, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। समवेयर इन बिटवीन we will get a maximum in electric field which is shown in the figure in the curve here। यहाँ पर P और I के जस्ट बीच में, मतलब नियर टू द P, we will have a maximum voltage, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि N प्लस मैंने मटेरियल लिया है और करस्पॉन्डिंग टू दूसरी तरफ मेरा क्या है, P मटेरियल है, तो ऑटोमेटिकली N प्लस की तरफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और P मटेरियल पर होल्स मेरे कंपैरेटिवली कम अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर टू दिस N प्लस। तो अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो P प्लस की तरफ ज़्यादा कम होल्स होंगे एज कंपेयर टू N प्लस की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो चूंकि N प्लस की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और P की तरफ कम होल्स हैं, तो P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेरी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग आपको ये इंटेंसिटी मेरे को पता लग रही है, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। अगर मैं मेटल कांटेक्ट और अगर मैं PIN की जगह P+IN+ कर दूं, तो ऑटोमेटिकली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट था, दैट विल बी अवेलेबल एट ऑलमोस्ट अराउंड द सेंटर, ठीक है। इस चीज को दिखाने की कोशिश करिए कि मैंने डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर रहा हूं मैं, तो डिप्लीशन लेयर को प्रॉपर फॉर्म करने के लिए मैंने मेटल कांटेक्ट के बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी लगाया है, क्योंकि जितने पोर्शन में एक्चुअल में मैं डिप्लीशन लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ उतने ही पोर्शन में मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर क्रिएट करूंगा, जिससे कि मेरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस ही डायरेक्शन में आए जिस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अराउंड यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड है ना, तो इसके अराउंड फील्ड जो है थोड़ी सी स्ट्रेट ना होकर के इट विल बी स्लाइटली बेंडिंग टुवर्ड्स दी मेटल या टुवर्ड्स दी P टर्मिनल, है ना, क्योंकि जहाँ पर यहाँ मेटल कांटेक्ट है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो बैंडविड्थ है, ये जो वेवलेंथ, बैंडविड्थ नहीं कह सकते हम, द शॉर्टर वेवलेंथ बैंड इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.09 माइक्रोमीटर। हालांकि ये थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, लिखने के पर्सपेक्टिव से ठीक है ना। ये फ्रंट इल्यूमिनेटेड फोटो डायोड मैंने आपको दिखाया है, PIN फोटो डायोड, ठीक है, फ्रंट इल्यूमिनेटेड, जहां पर मैं बिल्कुल फ्रंट साइड से अपने फोटॉन्स को इंसर्ट करूंगा। आप देख सकते हो इस फिगर में एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगाई है मैंने, और इस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के थ्रू इस पोर्शन पे ही मैं अपने फोटॉन्स को इंसर्ट करूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं किसी भी या फ्रंट साइड से फोटोन इंसर्ट कर रहा हूँ इधर साइड से, है ना। आई विल बी इंसर्टिंग द फोटॉन्स फ्रॉम दी दिस साइड वेयर दी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो उस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ये इस साइड से मैं बेसिकली अपने फोटॉन्स को इंसर्ट करूंगा। आप देख सकते हो दीज आर द फोटॉन्स, HF, राइट। और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्मॉल है, मतलब 1 नैनो सेकंड से कम टाइम में मेरे फोटॉन्स जो है मटेरियल पर पड़ रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, इस डिप्लीशन लेयर में। तो ये मेरा हो गया PIN फोटो डायोड के बारे में, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि द डार्क करंट arises from the surface leakage current as well as generation recombination current in the depletion layer in the absence of illumination. There may be a possibility कि अगर मैं कोई फोटोन इंसर्ट ना करूं, कहीं से कोई लाइट नहीं पड़ रही है ना, लेकिन उस बाइसिंग की प्रेजेंस की वजह से विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ द लाइट there is some current that is present due to the surface leakage current or some generation recombination current, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट, और ये बहुत 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 कम होती है, ठीक है। तो this current is very very small as compared to the actual current that is flowing in the circuit in the presence of the light, ठीक है। अब इसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ये है,
जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ पर मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू एक बहुत आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर के फॉर्म इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा उसको दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप देखो मैंने INGAS की एक लेयर ली है N की, और इंडियम फॉस्फाइड INP की एक लेयर ली है, दैट इज एक्टिंग एज अ बफर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक N+ की लेयर लगाई है, दैट इज अगेन INP, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक मेटल कॉन्टैक्ट लगाया है, और उसके ऊपर की तरफ मैंने एक इंसुलेटर की लेयर लगा करके उसके बाद मैंने एक मेटल कॉन्टैक्ट लगाया है। नाउ दिस मेटल कॉन्टैक्ट ये यूज किया जाएगा बायसिंग को अप्लाई करने में उस पूरे सर्किट में, और उसके बाद मैं ये जो SiN की लेयर है दैट इज एक्टिंग एज अ मिरर इमेज या एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, और वहां पर मैं अपने फोटॉन्स को इंसर्ट करूंगा। नाउ बिकॉज ऑफ द different materials there is a slightly mismatch in the Fermi level at the contact of the two different materials। आप देख सकते हो यहाँ पर P+ की INGAS की लेयर है ना, यहाँ पर N की INGAS की लेयर है, और यहाँ पर N+ की इंडियम फॉस्फाइड की लेयर है। ठीक है, तो at the contact of the two N material of different 2N layers of different materials, यहाँ पर आप देखोगे फर्मी लेवल में एक इंक्रीमेंट है फर्मी लेवल, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप इस मटेरियल का डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है ना। तो एक शार्प स्पाइक की फॉर्म में आपको एक मटेरियल का फर्मी लेवल का गैप दिखेगा। यहाँ पर क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में यहाँ अपनी एनर्जी लूज करते हुए इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक इस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो that will be colliding with this particular spike of the material। ठीक है, और उसकी वजह से there will be a slight decrement in the current that is coming that is flowing basically through the circuit। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने सर्किट में कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है उसको लिमिट कर सकूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी कोलिजन होगा within the structure, that collision affect the velocity of the electrons with which they are moving in the depletion layer, है ना। एक पर्टिकुलर मटेरियल से या एक पर्टिकुलर लेयर से दूसरे डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके दूसरे जंक्शन तक या दूसरे एनोड और कैथोड टर्मिनल तक पहुंचने में अगर उसको कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर उसका वेलोसिटी डिग्रेडेशन होता है, वो डिग्रेडेशन मेरे अल्टीमेटली उस पूरे सर्किट में करंट को रिड्यूस कर सकता है, जो करंट उस सर्किट में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट मैं एब्जॉर्ब करूंगा, और उससे जो फोटोन जनरेट होंगे उस फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब क्रॉस करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को विद डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट टाइप के एन सबस्ट्रेट पर होने की वजह से एक स्पाइक फर्मी लेवल के फॉर्मेशन में आएगा, और उस स्पाइक फर्मी लेवल की वजह से उस डिफरेंट फर्मी लेवल की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स विल बी कोलाइडिंग। ठीक है, और उसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, और वहां पर करंट की वैल्यू अल्टीमेटली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है होमो जंक्शन में, ये डिसकंटिन्यूटी मेरी उस करंट की वैल्यू को लिमिट करने का काम करेगी। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर होमो जंक्शन यूज करा है, तब भी एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है उस होमो जंक्शन के अराउंड, और वो डिसकंटिन्यूटी मेरी करंट को एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन रिड्यूस करने का काम करेगी। अब अगर मैं इसके फ्लक्स को कैलकुलेट करूं, तो जो फोटोन से जो फ्लक्स पेनिट्रेट हो रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो मटेरियल में एब्जॉर्ब करा जाएगा जैसे जैसे वो आगे पेनिट्रेट करेगा। तो अगर मैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ कि बेसिकली कितनी इनपुट ऑप्टिकल पावर मैंने दी थी, यानी फोटोन के फॉर्म में कितनी पावर मैंने दी, कितनी लाइट बेसिकली उस मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूँ मैं, और वो कितनी डिस्टेंस तक जा पा रही है, यानी उस मटेरियल के अंदर कितनी डिस्टेंस तक जा पा रही है,
वो अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हो। ये इमेज मैंने आपको इमेज की फॉर्म में मैंने पेनिट्रेशन डेप्थ को कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। देखो रिवर्स बायस में मैं उस पूरे जंक्शन को काम करा रहा हूँ, फोटो डायोड को, PIN फोटो डायोड को रिवर्स बायस में काम करा रहा हूँ। तो जो फोटॉन्स मेरे इस इंट्रिंसिक रीजन पर पड़ रहे हैं, उस फोटोन की वजह से बेसिकली उस फोटोन की इंसिडेंट पावर कितनी है, PIN है ना। और वो PIN उस मटेरियल डेप्थ तक जाते जाती है कि वो एक मिनिमम पावर है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने के लिए। तो सपोज मैंने वो पावर डिनोट करी है PW से, ठीक है। तो P इन, ये मैंने इंसिडेंट पावर अप्लाई करी थी उस जंक्शन के क्रॉस, और PW इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू जनरेट या टू क्रिएट अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विद इन द मटेरियल। तो अगर उससे कम पावर होगी, सपोज ये आगे जाकर के और कम होती जा रही है और फिर कुछ दूर जाकर के जीरो हो जाएगी, तो उस PW से जितनी भी कम पावर होगी वो मेरे लिए काम की नहीं है, इसलिए मैंने उसको शो भी नहीं करा है ग्राफ में। मेरे लिए काम की क्या चीज़ है, मेरे लिए काम की पावर वो है कि एक पावर जितनी पावर, मिनिमम पावर दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो पावर मैंने यहाँ पर PIN से लेकर के PW तक दिखाई है विद इन द मटीरियल। दिस पावर इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इन द इंट्रिंसिक रीजन। ये आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो। अब अगर मैं इसका पावर लेवल को के जो डिक्रीमेंट को कैलकुलेट करूं, तो बेसिकली हर पावर के डिक्रीमेंट पर, हर मटेरियल की कुछ डेप्थ पर एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा, और उस फोटोन का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी थी, दैट इज डिनोटेड एज अल्फा एस लैम्डा, है ना। वो मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चेंज इन द पावर वो कैलकुलेट करा है कि x डिस्टेंस पर कितनी पावर होगी। तो अगर मैं इंक्रीमेंटल चेंज देखता हूँ dpx, उसको हम डिनोट कर रहे हैं, दैट dpx इज व्हाट, दैट dpx इज बेसिकली माइनस अल्फा एस, ये लिखा है माइनस अल्फा एस लैम्डा मल्टीप्लाई विद द फंक्शन, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन px, है ना। and if we are going to integrate it with respect to x, then डिफरेंशियल अमाउंट को लिखने के लिए मेरे को एक डिफरेंशियल डिस्टेंस यानी dx वाला पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। तो dpx इक्वल्स टू माइनस अल्फा एस लैम्डा इंटू p एज अ फंक्शन ऑफ x dx, that will be the incremental change in the optical power level within the material, ठीक। चेंज है, और चूंकि डिक्रीमेंट हो रहा है इसीलिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन शो करा है ना। अगर मैं डिक्रीमेंट लिख दूं तो ऑटोमेटिकली दिस नेगेटिव साइन वी कैन दिस नेगेटिव साइन। नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं विद द फंक्शन विद द x, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा दैट px इज इक्वल्स टू pn, जो कि px की वैल्यू हम इंटीग्रेट करेंगे PIN से लेकर के PW तक, यही मेरी अल्टीमेटली काम की वैल्यू है। और अगर मैं थ्रू आउट द लेंथ देखूं तो यहाँ पर अगर PIN है, मैक्सिमम PIN है यहाँ पर पावर, है ना, जहाँ पर इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ तक आते आते दैट विल डेफिनेटली बी जीरो। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, देन आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 टू PIN, देन दिस इंटीग्रेशन, इस चीज को, इस डिफरेंशियल रिलेशन को इंटीग्रेट करने के बाद आई विल बी गेटिंग कि मेरा px पावर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस वो कितनी बी PIN टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा एस एक्स, है ना, माइनस अल्फा एस, अब ये माइनस सॉरी माइनस अल्फा एस, ठीक है। एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा तो रहेगा ही रहेगा, बट एज अ डिस्टेंस, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से यानी एक्स के हिसाब से दैट विल बी e टू द पावर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो यू कैन इजीली एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप कि कितनी डिस्टेंस पर मेरी इनपुट से कितनी कम पावर मेरे को आगे मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो आप आराम से वो कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन दिया है कि अगर एक मटेरियल का, ये मटेरियल है INGAS, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है 0.8 माइक्रोमीटर इनवर्स, 0.8 पर माइक्रोमीटर, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो वो लैम्डा कितना है, लैम्डा है मेरा 1550 नैनोमीटर। नाउ सी, अगर मुझे पेनिट्रेशन डेप्थ निकालनी है कि उस कितनी पेनिट्रेशन डेप्थ पर मेरी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, वो 1/e टाइम्स हो जाएगी, मतलब
36.7%, 36.8% हो जाएगी, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स इज P as a function of x is equals to PIN, ठीक है, इनपुट पावर e to the power कितना माइनस एल्फा एस एक्स। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं चाह रहा हूँ कि इस px इस जस्ट अ सेकेंड, दिस इज px ओवर PIN, ठीक है, ओवर PIN। वो कितना है? वो मेरा है बेसिकली e की पावर माइनस एल्फा एस एक्स, ठीक है। अब अगर आप मुझे ये निकालना है कि x कितना होगा अगर इन दोनों का रेशो कितना है, ये दोनों है 1/e, मतलब 36.7%, 36.8%। नाउ यू कैन सी कि अगर इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा, ये मेरा 0.368 है, तो e की पावर माइनस का 0.8 है ना, 0.8 माइक्रोमीटर में, ठीक, और x, ठीक है। अब अगर ये माइक्रोमीटर में है, आप देख सकते हो दिस इज इन 1/माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इनवर्स, तो ऑटोमेटिकली ये जो x डिस्टेंस रहेगी दैट विल आल्सो बी इन दी माइक्रोमीटर। एंटीलॉग ले लूंगा तो क्या होगा, माइनस का 0.8x, ये क्या होगा, ये होगा, ये एंटीलॉग लेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरल लॉग आएगा क्योंकि यह e की पावर है, तो सीधे सीधे नेचुरल लॉग ऑफ कितना, नेचुरल लॉग ऑफ 0.368। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ 0.368 डिवाइड बाई माइनस का 0. तो वो वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप। फटाफट से मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितनी आती है, जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम 0.368 का नेचुरल लॉग ले लेंगे, वो आया -0.9996, है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -0.9996 डिवाइड बाई कितना, -0.8। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डिवाइड कर दूंगा 0.8, तो 1.249, ऑलमोस्ट 1.25 है ना, एंड दैट 2 इज इन माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.25 माइक्रोमीटर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1.25 माइक्रोमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ, क्लियर हो रहा है ना, आवाज आ रही है, सब लोग समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आप मुझे फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर दो। यस सर। क्वेश्चन है ये कि सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही, पैरामीटर थोड़े चेंज है। हाई स्पीड INGAS पिन फोटो डिटेक्टर is made with a depletion layer thickness of 0.15 माइक्रोमीटर, है ना, यानी मेरी x डिस्टेंस कितनी होगी, 0.15 माइक्रोमीटर। ठीक, अगर मुझे निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन दी फोटो डिटेक्टर एट 1310 नैनोमीटर, यानी अगर वेवलेंथ की वैल्यू है 1310 नैनोमीटर तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है सपोज 1.5 माइक्रोमीटर, तो मेरे कितने परसेंटेज ऑफ द फोटॉन्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि अगर मैं PX है ना डिवाइड बाई PIN, ये मुझे निकालना है। ठीक, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं,
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालना है ना। और वो क्या होता है, वो मुझे पता है e की पावर माइनस का अल्फा s इंटू एक्स होता है। ठीक है, अल्फा एस आपको गिवन है 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अल्फा एस इज 1.5 माइक्रोमीटर और x दैट इज आपको गिवन है x इज 0.15 माइक्रोमीटर। तो आपको px और pin का रेशो आ जाएगा। तो px यानी 0.15, ठीक है, डिवाइड बाई pin, ये मुझे निकालना है। और ये कितना हो जाएगा, दैट इज बेसिकली व्हाट, e टू द पावर माइनस कितना, अल्फा एस कितना है, अल्फा एस है 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इनटू एक्स कितना है 0.15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, e की पावर 1.5 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई कर लो। सर 0.225। 0.15, हाँ एक सेकेंड, 1 इंटू 1.5, ठीक है, ये आ गया आपका 0.225। तो e टू द पावर माइनस का 0.225, ये आपकी वैल्यू हो गई। और अगर मैं इसका माइनस का और इसका ले लूं e टू द पावर, तो 0.7985 आ रहा है। माइनस का 0.225, अरे क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, 0.225 का एक्सपोनेंशियल अगर हम लें, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.225, तो ये आ रहा है आपका कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेटर चेक करो बच्चों। सर 0.7985 है ना, 0.798 मतलब ऑलमोस्ट 0.8, 0.8। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से कि 80% जो है वो ये आ रहा है ना, इसकी वैल्यू 80% है, 0.8 मतलब 80%। तो आप देख सकते हो दैट PIN, सॉरी P 0.15 डिवाइड इक्वल्स टू कितना 80%। तो आप देख सकते हो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है 80%। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इतने फोटॉन्स मेरे एब्जॉर्ब हो पाए, केवल ये फोटोन मेरे बच गए एब्जॉर्ब होने से, है ना। बाकी जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो कितना है 1.5 माइक्रोमीटर इनवर्स। तो ऑटोमेटिकली 80% ऑफ द फोटॉन्स दैट आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब, केवल 20% फोटोन ही है मेरे जो एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। ठीक है, 80% मेरे फोटोन रिलीज नहीं हुए, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुए, 20% is the total photons that are being absorbed. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ, ठीक। उसके बाद यस सर। ठीक है, ओके। नाउ इस फिगर, पिछली वाली फिगर में मैंने पावर लेवल को पेनिट्रेशन डेप्थ का फंक्शन एज्यूम करा था इंट्रिंसिक रीजन में, जिसकी विड्थ थी W, है ना। अगर मेरे पास P रीजन कंपैरेटिवली बहुत पतला है ना, तो जो रेडिएशन है वो सारे के सारे एब्जॉर्ब वहीं हो जाएंगे। नियर टू द P रीजन द रेडिएशंस वर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो अगर एक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी उस एब्जॉर्प्शन रेडिएशन की एनर्जी से ज़्यादा है या इक्वल है, हम कह सकते हैं उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप एनर्जी से, तो फोटॉन्स जो है मेरे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने में। तो ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो मूव कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जनरेट करेंगे।
और उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो कैरियर्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि फोटो कैरियर्स के थ्रू ही हम लोग फोटो करंट आइडेंटिफाई करेंगे, और वो फोटो करंट ही बेसिकली मेरी सर्किट में आने के बाद एक्चुअल करंट होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू समवट प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फोटोन। तो ये जो चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स जो कि अवेलेबल हैं एक करंट फ्लो को प्रोड्यूस करने में अक्रॉस द डिवाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज। अब कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं जो कि कंट्रोल करे जाएंगे उस इम्प्योरिटी लेवल से, इम्प्योरिटी एलिमेंट के द्वारा, वो मुझे बेसिकली मेरे उस डिवाइस के स्ट्रक्चर को बताएंगे कि किस तरीके से मैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्योरिटी लेवल को ऐड करने से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। यानी बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर मैं एक्चुअल में मैक्सिमम जनरेट कर सकता हूँ, दैट डिपेंड्स कि उस पूरे मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन लेवल, मतलब उसकी डोपिंग कितनी है, उसमें इम्प्योरिटी लेवल कितना है। जितने ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर मैं जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, डिटेक्टर्स को लोग नॉर्मली जो डिज़ाइन करे जाते हैं वो डिप्लीशन लेयर में these carriers are generated mainly in the depletion layer। जो भी कैरियर जनरेट होंगे, ये जो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, फोटो कैरियर्स, जो फोटो कैरियर्स जो जनरेट होंगे वो हम कहाँ जनरेट करेंगे, नियर टू दी डिप्लीशन रीजन या इंट्रिंसिक रीजन में, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिप्लीशन लेयर कंपैरेटिवली एक रिवर्स बायस जंक्शन के अक्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि एक एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट फ्लो होगी हर एक एक्स्ट्रा कैरियर के जनरेट होने के बाद। जब भी लाइट पड़ेगी, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो उस लाइट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेगा, वो उस करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। ये जो करंट है, दैट करंट इज नोन एज फोटो करंट, क्योंकि फोटो कैरियर से जो करंट जनरेट हो रही है दैट इज फोटो करंट। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन रिवर्स बायस में अगर मैं एक्सेस करंट फ्लो करना चाहता हूँ, मतलब मैं बेसिकली उस जंक्शन के अक्रॉस एक ब्रेक डाउन कर दूँ, है ना। ब्रेक डाउन कब पॉसिबल होगा, जब मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, जिससे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके बीच में है तो वो ऑटोमेटिकली दैट इलेक्ट्रॉन होल गेट्स अट्रैक्टेड टू द PN जंक्शंस, या जो भी एनोड और कैथोड मैंने लगा रखे हैं वहाँ पर वो अट्रैक्ट करेगा, और वो फोटॉन्स करंट में मेरा बेसिकली फायदा या पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कि किस तरीके से ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का, ये एक फंक्शन है वेवलेंथ का। अगर वेवलेंथ मेरी ज़्यादा है तो हो सकता है ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मेरा कम हो या ज़्यादा हो, दैट डिपेंड्स, एंड डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। इस इमेज के थ्रू मैंने एक एब्जॉर्प्शन डेप्थ कि कितनी डेप्थ तक मेरा एक फोटोन जा सकता है ना, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये मैंने इस फिगर में बताने की कोशिश करी है इस ग्राफ के फॉर्म में। जर्मेनियम के लिए कुछ इसका स्ट्रक्चर है, गैलियम आर्सेनाइड कुछ इस तरीके का है, INGAS के 0.53.47 या INGASP या सिलिकॉन, ये गिने चुने मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं PIN फोटो डायोड बनाने के लिए, तो वो उनके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन डेप्थ इतनी है, एब्जॉर्प्शन डेप्थ मैंने इस साइड में दे रखी है, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ये आपका इतना है। ठीक है, ये जो अल्फा S है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, आप देख सकते हो ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग वेवलेंथ की रेंज मेंशन करेगा। आप देखो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, GaAs, इसकी वेवलेंथ रेंज जो है वो आप देखो कितनी है, लगभग 0.6 से लेकर के, है ना, 0.9 तक है। ठीक, लेकिन अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 1.1 तक जा रही है, और कहाँ से आ रही है, 0.4 माइक्रोमीटर से आ रही है। ठीक है, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो दैट टू
एग्जिस्ट अराउंड फ्रॉम 0.6 एंड 2 अप टू 1.6, तो रेंज अलग अलग है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी उसके हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। अपर कट ऑफ वेवलेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज नोन एज लैम्डा सी, दैट इज डिफाइंड बाय द बैंड गैप एनर्जी ऑफ द मटेरियल, यानी उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए बैंड गैप कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपर कट ऑफ वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा सी, और उसको हम डिनोट करते हैं एच सी डिवाइड बाई ई जी, है ना। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड ई जी इज द बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज एच और सी की मल्टीप्लाई कर दी, दिस विल बी इन 1.24 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली मेरी बैंड गैप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैं रख करके इस फॉर्मूले को, यानी इस कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ लैम्डा सी को, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड मेरा एक न्यूमेरिकल है, फटाफट से आप इस न्यूमेरिकल की वैल्यू को सॉल्व करके मुझे बताओ कि कितना आंसर आता है। अ फोटो डायोड इज कंस्ट्रक्टेड विथ GaAs, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड से मैंने कंस्ट्रक्ट करा है, जिसकी बैंड गैप एनर्जी कितनी है 1.43, है ना। Eg कितना है मेरा 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब अगर मुझे क्या निकालना है, कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, तो कट ऑफ वेवलेंथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला देखा था कि इट इज h इंटू सी डिवाइड बाई Eg, है ना। और अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी रख सकता हूँ, 1.24 डिवाइड बाई कितना Eg इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Eg मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है, तो मैंने 1.24 को डिवाइड कर दिया किससे 1.43 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड कितना आएगा 0.86, ठीक है, दिस विल बी 0.86 माइक्रोमीटर, ठीक है, या 860 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो आंसर आता है आपका, ये माइक्रोमीटर में आता है हमेशा इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो 0.86 माइक्रोमीटर आया, मतलब वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अप्रोक्सीमेटली 860 नैनोमीटर, ठीक है। 860 नैनोमीटर मेरी वेवलेंथ आ गई, यानी इस गैलियम आर्सेनाइड के फोटो डायोड को अगर मैं ऑपरेट कराऊंगा ग्रेटर देन 816 नैनोमीटर तो ये ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब अगर इससे, हाँ बेटा सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ओके, ओके सर, हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, तो आप ये बोल सकते हो कि 860 नैनोमीटर की मेरी क्या आ गई, कट ऑफ वेवलेंथ आ गई, यानी अगर इससे ऊपर की वेवलेंथ पर मैं काम कराना चाहूंगा तो ये पर्टिकुलर डायोड जिसका बैंड गैप मटेरियल इतना है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो ऑपरेट नहीं करेगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस सर। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मैं INGaAs मटेरियल का एक पिन फोटो डायोड लेता हूं जिसकी बैंड गैप एनर्जी कितनी है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कट ऑफ वेवलेंथ कितनी है 1675 नैनोमीटर है। तो अगेन कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, सेम फॉर्मूला मैंने लिख रखा है HC डिवाइड बाई Eg, या यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट एज 1.24 डिवाइड बाई Eg इन EV, है ना, बैंड गैप एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कितना आ गया, दैट इज 1.24 डिवाइड बाई 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मेरा आंसर कितना आएगा, आंसर मेरा आएगा माइक्रोमीटर में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1.24 डिवाइड बाई 1.67 1.67 1.24 डिवाइड बाई 0.74, तो ये आ गया आपका 1.65 675 1.675 मतलब 1675 नैनोमीटर। ये मेरा माइक्रोमीटर में आया था, मुझे नैनोमीटर प्रूव करना है, तो ये मेरा नैनोमीटर के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। क्लियर है, Yes, ठीक। sir. अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद वी विल एंड द सेशन।
ठीक है। अगर मैं लोअर वेवलेंथ की बात करूं तो मुझे ये पता है कि फोटो रिस्पॉन्स जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, काम शॉर्टर वेवलेंथ पर ही काम करेगा, लार्जर वैल्यू पर काम नहीं करेगा। वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ मैं खासतौर से। ठीक है, इन दिस केस फोटॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे नियर टू दी फोटो डिटेक्टर सरफेस। यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ पर काम कराऊंगा तो ऐसे केस में उन ज़्यादा वेवलेंथ के फोटॉन्स मेरे नियर टू द सरफेस ही सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत इनिशियल सरफेस पर ही, सरफेस के पास ही वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को, बाकी नहीं करेंगे। ऐसे केस में अगर मैं डिप्लीशन रीजन जिसकी विड्थ W है ना, उस पूरे डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी W है, तो अगर मैं उस डिप्लीशन लेयर में कितनी पावर एब्जॉर्ब्ड हो पाई उसको कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज P एब्जॉर्ब्ड एज अ फंक्शन ऑफ W, दैट इज इक्वल टू व्हाट, उस पूरे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है अल्फा एस, और मेरी पावर कितनी थी, मेरी पावर थी PIN इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एस एक्स, है ना। तो अगर मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम 0 टू W, 0 उस डिप्लीशन लेयर की इनिशियल विड्थ और W इज द फाइनल विड्थ, तो यहाँ पर मैं एब्जॉर्ब पावर निकाल सकता हूँ। कितनी आ जाएगी, मेरी पावर आ जाएगी PIN इनपुट फोटोन पावर माइनस PIN e टू द पावर माइनस अल्फा एस W, यानी मैक्सिमम विड्थ तक उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई करके उसका एक्सपोनेंशियल ले लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है पावर, है ना, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल पावर से, वो मेरी पावर एब्जॉर्ब आ जाएगी एज अ डिस्टेंस W डिप्लीशन विड्थ के अराउंड। ठीक है, और उसको वहां से अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी उस सरफेस, मान लो सपोज मैंने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग नहीं लगा रखी है, तो उसका कुछ रिफ्लेक्टिविटी भी होगी, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होगा। तो अगर उस रिफ्लेक्टिविटी को भी मैं पिक्चर में लाना चाहूँ, है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूँ, तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने पूरी पावर एब्जॉर्ब कर दी, पूरी पावर एब्जॉर्ब कर दी माइनस रिफ्लेक्टिविटी, इतनी पावर मेरी रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अगर मैं उसको कंबाइन कर दूं तो ये हो जाएगा PIN पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा एस W टाइम्स 1 माइनस RF, है ना। ये टोटल मेरी पावर थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी टोटल पावर थी जो कि एब्जॉर्ब हुई, और इतनी पावर रिफ्लेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी कोफिशिएंट मेरा RF गिवन है अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का कि इतना ही इसकी रिफ्लेक्टिविटी है, सपोज 20% रिफ्लेक्टिविटी है, तो 20% पावर मेरी रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। और वहाँ से अगर मैं फोटो करंट निकालना चाहूँ तो IP की वैल्यू कितनी है, IP की वैल्यू उस पावर से मैं Q/HV की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगी, फोटो करंट दैट इज गिवन बाय, और इसी के बेसिस पे मैं अपना क्या निकाल सकता हूँ, उसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो क्वांटम एफिशिएंसी ईटा जो है वो मेरा क्या है, बेसिकली दैट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड डिवाइड बाय द इंसिडेंट फोटॉन्स, इंसिडेंट और एब्जॉर्ब्ड फोटॉन, कि कितने फोटॉन्स में से कितने फोटॉन एब्जॉर्ब हुए वो मेरा नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, कितने कैरियर जनरेट हुए, वो मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा। उस पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी है मेरी h न्यू, तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि अगर मेरी टोटल इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट एब्जॉर्ब फोटॉन्स, तो वो कितना आ जाएगा IP डिवाइड बाई Q, ये मेरी कितने फोटॉन्स जनरेट हुए, ठीक है, डिवाइड बाई इंसिडेंट फोटोन हुए थे और उसमें कितने एब्जॉर्ब हुए, दैट इज PIN डिवाइड बाई h न्यू। ठीक है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कर लो कि अगर मेरा केस ये है कि 6 इंटू 10⁻6 फोटॉन्स जनरेट हुए, एब्जॉर्ब हुए, सॉरी फॉल हुए 1300 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एक फोटो डिटेक्टर में, जिसका एवरेज है वो लगभग इतना फोटोन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पा रहा है। 6 इंटू 10⁻6 फोटोन से 5.4 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पा रहा है, तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी निकालो। तो निकाल सकते हो आप, सीधे सीधे आपको डिवाइड करना है ना। 5.4 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए डिवाइड बाई कितने इंसिडेंट हुए थे, इंसिडेंट हुए थे 6 इंटू 10⁻6, तो 10⁻6 से 10⁻6 कट गया 5.40,
और ये हो गया 6, 6 9 54, 6 9 60, है ना। तो ये आ गया 9/10, 0.9, यानी 90% इसकी क्वांटम एफिशिएंसी आ गई। क्लियर हो गया बच्चों? अगर मुझे ये पता है कि कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उस सरफेस पे और कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो आई कैन कैलकुलेट द क्वांटम एफिशिएंसी, है ना। तो इन दोनों पैरामीटर को मैंने डिवाइड कर दिया एज पर द क्वांटम एफिशिएंसी एक्सप्रेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। चलो Yes, sir. तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। कल हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिविटी चेक करेंगे और उसके बाद एवलांच फोटो डायोड दूसरा पार्ट जो है वो देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटो डिटेक्टर की नॉइज। ठीक है, तो आज के लिए मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो Yes, हम sir. सेशन एंड करते हैं फिर।